तो ये हो गए हमारे विभिन्न प्रकार के बीजांडों के प्रकार। खास बात ये याद रखने वाली ये है कि एम्पाइलोट्रोपस के अंदर होता है घोड़े की नाल जैसा, ये कई बार पूछ लिया जाता है। कौन? भ्रूण कोश। ये अंदर जो है वो क्या है? भ्रूण कोश। भ्रूण कोश जो है वो घोड़े की नाल के आकार का होता है। और एनाट्रोपस जो होता है, यानी इसमें तो उल्टा ही होगा, रिजु में बिल्कुल सीधा होगा। और रेननकुलेसी फैमिली जो कि हेमी एनाट्रोपस यानी अर्ध प्रतीप होता है, ये लगभग 13 कुलों में पाया जाता है। और ये क्या कर रहा है? एक तरीके से 90 डिग्री, ये देखो यहाँ पर ये फ्यूनिकल होता है, इसके अभी पूरा क्लियर करती हूँ। ये क्या है? 90 डिग्री पर घूमा हुआ था। कौन? भ्रूणकोश। और इसको हम क्या बोलते हैं? ये हो गया प्रतीप और ये हो गया हेमी। हेमी मतलब आधा, यानी कि अर्ध प्रतीप। तो कुल मिला के अब हम बात करें इसकी, तो ये क्या है? पूरा बीजांड के प्रकार हो गए। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हो। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस और केम्पाइलोट्रोपस एंड सार्सिनोट्रोपस। ठीक है, ये यानी कि सीधे हो गए सीधे। अब इसमें चीजें क्या क्या है, इनके नाम देखते हैं अब हम, है क्या क्या चीजें इसके अंदर। ठीक है, ये पूरी संरचना किसके अंदर है? अंडाशय के अंदर है, जिससे आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक, तो जनरली हम जो पढ़ते हैं वो उसमें, क्योंकि 80% प्लांट्स में ये वाला मिलता है प्रतीप प्रकार का। तो ये तो क्या हो गया? बीजांड वृंत हो गया ये। बीजांड वृंत, वृंत मतलब डंठल होता है, जैसे पौधे का होता है वैसे इसका बीजांड का है तो बीजांड वृंत बोलेंगे। और यहाँ जो द्वार होता है इसे बोलते हैं बीजांड द्वार। बीजांड का द्वार। और बीजांड द्वार के बाद ये जो दोनों हैं, ये बाहर का और ये अंतर का, और दोनों ही क्या होते हैं? अध्यावरण। यहाँ बाह्य और ये हो गया अंत है, और दोनों ही मिलकर के क्या बोले जाएंगे? अध्यावरण। और अध्यावरण के अलावा ये इधर मतलब बीजांड द्वार के ठीक सामने वाला जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं निभाग। अंग्रेजी में इसको चैलेजा बोलते हैं। अध्यावरण को इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। बीजांड द्वार को माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल। अध्यावरण इंटेग्यूमेंट। उसके बाद निभाग। निभाग का मतलब होता है चैलेजा। इसको चलाजा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, चैलेजा पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ ये हो गया बीजांड वृंत, फ्यूनिकल। ऊपर यहाँ एक संरचना कई बार कुछ पौधों में देखने को मिलती है, उसे बोलते हैं राफे। उसे तो रैफे ही बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद जहां जुड़ने का है, यानी कि बीजांड वृंत और जहां पर ये जुड़ रहे हैं उसे बोलते हैं हाइलम। ये स्थान हाइलम, इसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं और हिंदी में भी यही बोलते हैं। अब समझिए अंदर जो स्थान है पूरा, इसमें कोशिकाओं की, केंद्रकों की पूरी घटनाक्रम है, उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी इतना समझ लीजिए। इसे क्या बोलते हैं हम? भ्रूण कोश। यानी जिस वो कोश, कोश मतलब जगह, कोठरी, कमरा, वो कोश जिसके अंदर भ्रूण रहेगा वो भ्रूण कोश होगा। जब वो भ्रूण को पोषित करने लग जाएगा तो उसी का नाम भ्रूण पोष हो जाएगा। ठीक है, तो भ्रूण कोश है, भ्रूण पोष। अब बात करते हैं आगे। जो रह म्यूट है क्या? अपनी तरफ से खुद ही म्यूट है। ठीक, वही पूछ रही हूँ। ठीक, तो पेपेरेसी भ्रूण को, अच्छा सॉरी, तो ये पूरा समझ आया कि ये पूरा क्या हो गया?
बीजांड हो गया। बीजांड के भाग कौन कौन से हो गए? जब इसके अंदर निकलेगा, यानी इसमें देखें तो ये बीजांड ग्रंथ, ये हो गया शैलेजा यानी निभाग। निभाग के ठीक सामने वाली जो ये जगह होगी, ये होगी माइक्रोपाइल बीजांड द्वार। ये हो गए दोनों अध्यावरण, और यहाँ का जो पूरा एरिया है वो बोला जाएगा, ये पूरा फैल जाता है बाद में, तो इसी को बोल देंगे क्या हम? भ्रूण कोश। ठीक, तो इसमें रेफे नहीं है, एक्स्ट्रा कभी कभी ग्रूव आ जाती है, मतलब एक बड़ी सी संरचना आ जाती है, तो वो रेफे बोल दी जाती है। जहां पर ये कनेक्टेड है, ये एरिया, ये क्या बोला जाएगा? यहाँ पर कनेक्शन है ना पूरा, ये इस जोन में कनेक्शन है, तो इसको क्या बोल देंगे? हाइलम। ठीक ठीक, इसमें भी अगर हम समझे अर्ध प्रतीप के अंदर, तो क्या है? ये फ्यूनिकल हो गया। फ्यूनिकल के बाद ये हाइलम एरिया हो गया, और हाइलम एरिया यानी भ्रूण कोश और फ्यूनिकल क्या है? एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर है। इसका ये चैलेजा हो गया यानी निभाग हो गया, ये माइक्रोपाइल बीजांड द्वार हो गया, और ये ही क्या हो गए? अध्यावरण। ठीक, तो इतना ऐसे ही इसमें भी अनुप्रस्थ बीजांड है। अनुप्रस्थ बीजांड के अंदर क्या है? ये थोड़ा और घूमा हुआ हो जाता है, ऐसे नीचे की तरफ आ जाता है, यानी ये इस कंडीशन में आ जाता है। अब आप इसको पूरी तरीके से 90 डिग्री भी नहीं कह सकते हो, ठीक है, और ना ही पूरा मुड़ा हुआ कह सकते हो। तो इस स्थिति में एम्फीट्रोपस लेग्यूमिनेसी फैमिली में देखने को मिलता है। कई बार आपने मटर के पौधे के अंदर वैसे भी देखा होगा, जब हम पुष्प चित्र बनाते हैं तो उसमें यही यही स्थिति बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, बीजांड की। अब अगला क्या है? कैम्पाइलोट्रोपस यानी वक्र बीजांड। बीजांड वक्रित हो जाता है, वक्र का मतलब होता है घूम जाता है ना? तो घूमने के बाद वो क्या हो गया? घोड़े की नाल के आकार का हो गया, और घोड़े की नाल के आकार का कौन हो गया? भ्रूणकोश। और यहाँ पर भी ये बीजांड द्वार, ये निभाग, ये हाइलम, ये और ये फ्यूनिकल हो गया। ठीक है, इतना मोटा होता नहीं है, हालांकि मैं बना दिया। ये स्थिति है इसकी। ठीक, इसमें और इसमें अंतर समझना अच्छे से। ये बिल्कुल, इसमें भ्रूणकोश ठीक है, गोल है एकदम, कोई दिक्कत नहीं, अंडाकार शेप में है ना। दूसरी चीज, यहाँ पर क्या है? भ्रूणकोश घोड़े की नाल के आकार का है, और ये फ्यूनिकल और हाइलम ये है। ये जो हाइलम है, ये बहुत ज्यादा ग्रूव दिया हुआ नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा खांच नहीं होती है इसके अंदर, ये सीधे यहीं से वक्रित हो जाता है। ठीक है, अगला कुंडलित सार्सिनोट्रोपस, यानी जिसमें फ्यूनिकल, फ्यूनिकल मतलब बीजांड व्रंत जो है वो कुंडली बना रहा है। ये देखो, यहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ इसका निभाग हो गया, और फिर यहाँ पर ये इसका हाइलम हो गया। ठीक, यहाँ से घूमना शुरू हुआ और पूरे को कुंडलित करता हुआ चला गया, तो उसे बोलते हैं कुंडलित बीजांड, जो कैक्टेसी में होता है, यानी कि कैक्टस की जो फैमिली है उसके अंदर देखने को मिलेगा। इसमें यही माइक्रोपाइल हो गया, माइक्रोपाइल मतलब बीजांड द्वार हो गया, ये भ्रूणकोश हो गया, ये इंटेग्यूमेंट हो गए, और ये शैलाजा निभाग हो गया। तो ये हो गए आपके सभी भ्रूण के बीजांड के प्रकार हो गए, जिसमें भ्रूणकोश की अलग अलग स्थिति आपको देखने को मिली है। अब पढ़ेंगे कि गुरु बीजाणुधानी के अंदर आगे की स्थिति क्या होती है, यानी गुरु बीजाणुधानी किसे बोलेंगे? अंडक को। ये अब इसके अंदर क्या हुआ? यहाँ से कोशिका आगे बढ़ी और इसने ये स्थिति बना दी। ये स्थिति, क्योंकि हम जानते हैं 80% में प्रतीप प्रकार का ही होता है, तो ये प्रतीप हो गया। ठीक है, लेकिन अब इसमें कुछ चीजें और समझने वाली हैं कि अब तक तो हमने बीजांड के प्रकार पढ़े, अब बीजांड के प्रकार के अलावा हम क्या पढ़ेंगे, इसमें और बड़ा बनाते हैं। इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट का मतलब होता है ये अध्यावरण जो है, ये किसी में एक ही होगा, जिसमें एक होगा उसे बोलेंगे एक अध्यावरण। जिस पौधे में दो होंगे, बहुत सारे होंगे, कॉमनली ज्यादातर दो होते हैं, तो उसे बोलते हैं द्विअध्यावरणी। और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें तीन तीन देखने को मिल जाते हैं कई बार, वो बोले जाएंगे तीन अध्यावरणी। या कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें
ये संरचना स्पेशली नहीं होती है, यानी कि उनकी स्थिति ये है। अब इसमें अध्यावरणी कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो उसे बोलेंगे अध्यावरणी। इसमें अध्यावरण है ही नहीं, या धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो एक अध्यावरणी की बात करें तो रोजेसी, रोजेसी मतलब रोज, रोज के फ्लावर के अंदर हो जाता है, रोजेसी में होता है ऐसा। द्विअध्यावरणी जो है वो मिलता है सोलेनेसी, जनरली सोलेनेसी मतलब आलू का जो कुल है उसके अंदर, सोलेनेसी में है ना, पॉपुलर आलू में नहीं मिलता है, उसका पॉपुलर स्टिम्यूला नाम का एक ऐसे पौधा होता है। ठीक, उसके बाद पॉपुलस वगैरह जो है उनके अंदर मिलता है। कुल मिला के आप ये लिख सकते हो इसमें, ये सोलेनेसी का है, सोलेनेसी कुल का सदस्य है। अध्यावरणी यानी कि अध्यावरण जिसके अंदर होता ही नहीं है, ऐसों को अंग्रेजी में अटैगमिक कहते हैं। ये मिलता है ओलेकेसी, यानी ओलेक्स के में। ओलेकेसी कौन सी होती है? पर जो परजीवी होती है, ओलेकेसी फैमिली। ओलेकेसी का मतलब है जनरली जो कैसी होती है, परजीवी। जैसे किसी एक परजीवी पौधे का नाम आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हो अमरवेल, जो किसी भी पौधे के ऊपर चढ़ जाती है और उसको बर्बाद कर देती है। उसके अंदर हॉस्टोरिया मतलब अपने चूषक अंग लगा देती है स्टोमेटा के अंदर, उसके रंध्र के अंदर, और फिर जो भी फ्लोएम में सप्लाई हो रहा है, फ्लोएम के अंदर यानी कि दारू तक और पोषवायु तक होते हैं, तो पोषवायु तक के अंदर जो भी सुक्रोज वगैरह सप्लाई हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट जो भी जा रहा है, याद रखना फोटोसिंथेसिस में बनता ग्लूकोज है, लेकिन कॉम्बिनेशन होकर के जब वो सुक्रोज के फॉर्म में ही सप्लाई होता है। कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। तो अध्यावरणी किसमें मिलेगा? ओलेकेसी, यानी परजीवी पौधे है ना, तो उसमें फ्लोएम में जो भी सप्लाई हो रहा होगा उसे वो अमरबेल चूस जाएगी, तो पौधा धीरे धीरे सूख जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक अध्यावरणी, द्विअध्यावरणी, अध्यावरणी, वो डिपेंड करता है अध्यावरण कितने हैं। अब हम अध्यावरण से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, अध्यावरण की कहानी से आगे की कहानी क्या है, ये स्थिति है। यहाँ पर क्या होगा, एक ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, मतलब यहाँ पूरा कोशिका ही कोशिका है, स्थान खाली तो है नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ से कोशिका आकार में बड़ी होगी, बड़ी होने के बाद वो अर्धसूत्री विभाजन करेगी, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनेंगी, और 4 में से आपको पता है 3 जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, मतलब घुल जाती है, और इस एक अकेली को न्यूट्रिशन यानी कि पोषण देने का काम करती है। ज्यादातर बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिका होती है वही आगे वृद्धि करती है, और वृद्धि करते करते ये इन 3 कोशिकाओं के जीव द्रव्य को खा पी करके इतनी बड़ी हो गई, और बड़ी होने के बाद जब कोई बड़ा हो जाता है तो फिर वो क्या करेगा, खाना पीना पड़ेगा तभी तो बड़े होंगे। बड़े होने के बाद उसका केंद्रक है, उस केंद्रक के अंदर क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन पहले ही हो चुका है, तो ये अगुणित अवस्था है। अगुणित होने के बाद अब वो क्या करेगी आगे? अच्छा, ये जो स्थान है ये वाला, ये क्या बोला जाएगा? बीजांडकाय, या फिर इसको बोल देंगे न्यूसेलस। किसी किसी में न्यूसेलस बचा रह जाता है, कुछ पौधों के अंदर न्यूसेलस खत्म हो जाता है। तो जिनके अंदर कई बार न्यूसेलस बचा हुआ रह जाता है उन्हें क्या बोलेंगे? जैसे बेलपत्र है, बेलपत्र के अंदर दो न्यूसेलस होते हैं, एक ही बेलपत्र का जो पौधा है उसके अंदर एक बीजांड में 2 न्यूसेलस, 2 बीजांड काय उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिसमें अनुपस्थित होता है यानी कि बिल्कुल पतली सी परत जैसी बन जाएगी, या नहीं होगा, कई बार ऐसा मूंगफली वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करें न्यूसेलस, तो ये हो गया कहीं मिलता है कहीं पर नहीं मिलता है। जनरली ये धीरे धीरे पोषण में काम में आ ही जाता है, खत्म हो जाती है परत। ये जो केंद्रक है ये अब बहुत ही अनेक प्रकार के घटनाक्रम प्रदर्शित करता है। देखो क्या क्या, ये एक केंद्रक है, ये केंद्रक सबसे पहले, अब भाई देखो अर्धसूत्री तो विभाजन पहले ही हो चुका है इसमें, है ना। अब इसको मिटा करके कुछ इसकी पूरी प्रोसेस आपको समझानी है। ठीक है, तो थोड़ा स्पेस हमको ज्यादा चाहिए, यानी कि ये स्थिति है। ठीक, तो इसके अंदर क्या हुआ, एक कोशिका आकार में बड़ी हुई,
बड़ी होने के बाद उसने क्या किया, अर्धसूत्री विभाजन कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, अब अगर केवल हम पूरा ना बनाए, केवल इसी स्थान को देखें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। 4 में से 3 तो डिसॉल्व हो गई है, तो एक बची रह गई यही वाली, इसी ने पूरा घेर लिया एरिया। अब पूरा जब एरिया घेर लिया तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस था। यहाँ क्या था, यहाँ न्यूक्लियस पहले था 2n और उसके बाद जो कन्वर्ट हो गया n में। अब ये क्या है, n है, और n क्या करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा। और समसूत्री विभाजन के और बाकी के 3 क्या हो गए, नष्ट हो गए। 3 यहाँ लिख देते हैं, क्या हो गए, 3 जो है वो नष्ट हो चुके, तीनों कोशिकाएं। अब क्या बचा, एक केंद्रक जो है वो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 केंद्रक बनाएगा। 2 केंद्रक बनाने के बाद दोनों ही केंद्रक पोलर मतलब यहाँ ध्रुव की ओर, ध्रुव जैसी कोई चीज होती नहीं है, बस ध्रुव का मतलब है 2 किनारे पर, 2 फिक्स अलग अलग डायरेक्शंस में पहुंच जाए, वो दिशाओं में चला जाए, तो उसको हम कह देंगे कि उस डायरेक्शन में चला गया है। तो अब इसके बाद क्या होगा, ये बन गया यहाँ पर जाने के बाद ये फिर से अपना क्या करेगा, समसूत्री विभाजन और करेगा, क्योंकि अर्धसूत्री तो अब कर ही नहीं सकता है ना, आधे हो चुके हैं पहले ही। अब 1 2 3 ऐसे करके ये 4 बनाएगा, यानी 2 समसूत्री विभाजन करेगा। अब इसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पर लिख देते हैं ध्रुव पर गमन, और ध्रुव पर गमन होने के बाद क्या होगा, 2 बार क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, और 2 बार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अब ये क्या होगा, आगे बढ़ा देते हैं। इसमें जो 3 है वो तो यही रह जाएंगे, और एक एक यहाँ से कोई भी एक एक बीच में आना शुरू हो जाएगा, यानी एक वहां से और एक यहाँ से, 2 बीच में आ गए। तो जो ध्रुव से आए हुए केंद्रक हैं तो उन्हें हम कह देंगे ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई के बाद अगला क्या हुआ इसमें, अब इसमें क्या होता है, कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अभी तक क्या था, अभी तक चल रहा था केंद्रकों का निर्माण, है ना, केंद्रक ही केंद्रक, यानी केवल कैरियोकाइनेसिस हो रही है। अब क्या होगा इसमें, अब इसमें होगा सेल्यूलर डिवीजन, यानी कि अब बोलेंगे उसको हम कि इसमें साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत ज्यादा पुटअप होते हैं, आपको बताऊंगी किस तरीके से ये 3 ये स्थिति आती है इसकी। और जो सेंटर है यहाँ पर जो 2 न्यूक्लियस है, इनकी कहीं से कहीं तक कोई सेल डिवीजन इसमें नहीं होगा। ये तो न्यूक्लियस है, मतलब केंद्रक है, तो केंद्रीय अवस्था में ही रहेंगे, लेकिन यहाँ जो 3 केंद्रक थे उनके चारों तरफ कोशिका भित्ति बन जाती है। अच्छा, अब एक बात और, यहाँ ज्यादा समझ में आ जाएगा कि 3 तो नष्ट हो गए, एक बच गया, इसी ने आगे जाकर के समसूत्री विभाजन कर दिया। ठीक, अब उसके बाद आगे हम बात करते हैं, ये इसकी स्थिति कुछ ऐसे मान के चलो आप कि एक प्लेट है, अब दिवाली आ रही है तो मिठाइयों का टाइम आ गया है ना, तो उसी से लेते हैं एग्जांपल। ये एक प्लेट है, प्लेट के अंदर क्या है, 3 लड्डू इधर रखे हैं और 3 लड्डू इधर रखे हैं, और हर लड्डू पर एक एक बादाम है। ठीक है, तो टोटल लड्डू कितने हैं, 6, 3 उस तरफ 3 इस तरफ, और हर लड्डू पर बादाम है, तो और 2 बादाम बीच में है, तो टोटल लड्डू कितने हैं प्लेट के अंदर, 6, और बादाम कितने हैं, 8। यही पूछा जाता है, बादाम मतलब न्यूक्लियस और लड्डू मतलब सेल्स। ठीक है ना, लड्डू मतलब लड्डू नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक है, अच्छा, तो क्या हो गया, एक प्लेट है, प्लेट के अंदर 3 कोश, मतलब एक भ्रूण कोश हो गया है ना, हम पढ़ क्या रहे इसमें, भ्रूण कोश, लड्डू नहीं पढ़ रहे हैं ना। भ्रूण कोश में क्या हो गया, 3 कोशिकाएं इस तरफ, 3 कोशिकाएं उस तरफ, और बीच में 2 न्यूक्लियस, मतलब एक भ्रूण कोश के अंदर 6, टोटल कितनी कोशिकाएं, 7 कोशिकाएं हैं भाई। कैसे, 1 2 3 तो ये कोशिका है, 1 2 3 ये कोशिका, और ये खुद भी तो अपने आप में एक बड़ी सी कोशिका है, बनी तो ये यही है, इसी ने तो सब काम किया है इतना सारा। तो ये कोशिका कहाँ जाएगी, वो प्लेट जिसमें लड्डू रखे हैं, है ना, वो भी अपने आप में क्या है, एक कोशिका है। ठीक, तो टोटल यहाँ स्थिति बनती है 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय, 8
केंद्र की है, यानी 8 केंद्रक और 7 कोशिका। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है कि भ्रूण कोश में, ये छोटा क्वेश्चन बन गया और पूरा विकास पूछ लिया तो बता ही दोगे। ठीक है। अच्छा, अब आपको देखना है ना ये स्थिति कहाँ पर है। वैसे तो ये स्थिति इसकी है, ठीक है, लेकिन अगर आप एग्जाम में बहुत अच्छे ही मार्क्स चाहते हो तो इसके चारों तरफ ऐसे कोटिंग कर देना, तो ज्यादा और ज्यादा क्लियरली आपने बता दिया ये स्थिति बन कहाँ रही। ठीक, ये सॉरी हो गया। चलो ठीक है, कुल मिला के ये आपका भ्रूण कोश का विकास हो गया। ठीक है, गुरु बीजाणु थानी के अंदर, बाकी का कल पढ़े।